नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। दोस्तों, गोष्ठी एक ऐसी पेशकश जिसके जरिए राज्यसभा टीवी देश के कोने कोने में फैले तमाम कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के साथ मिलकर इलाके की समस्याओं को, उन मुद्दों को उठाएगा जिनकी राष्ट्रीय महत्ता भी है, वो मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं। और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं रेडियो नोएडा 107.4। और आज का मुद्दा बहुत अहम है। ये वो मुद्दा है जो आप लोगों से जुड़ा है, नोएडा के लोगों से जुड़ा है, साथ ही इसकी राष्ट्रीय महत्ता भी उतनी ही है। वो मुद्दा है जमीन अधिग्रहण का, लैंड एक्विजिशन। एक नया बिल सरकार ला रही है, लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन, यानी कि जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास विधेयक। इसके अंदर क्या कुछ प्रमुख बातें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए। इसके अलावा भी हाल ही में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ जमीन अधिग्रहण को लेकर, टप्पल गांव में, इसके अलावा भट्टा परसौल में, नोएडा एक्सटेंशन में भी आप सभी के जहन में वो यादें ताज़ा होंगी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था ऑर्डर, जो जमीन अधिग्रहण हुआ था उसको रद्द कर दिया था। तो इन सब से क्या कुछ हम लोगों ने सीखा है और जमीन अधिग्रहण जो नया बिल है वो क्या कुछ कहता है, आपके अधिकारों को कितना मजबूत करता है, ये आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम गोष्ठी में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप ही में से हमने कुछ खास लोगों को चुना है जो नोएडा की आवाज बन सकते थे, जो नोएडा के लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते थे कि जमीन अधिग्रहण विधेयक है क्या, और अगर जमीन का अधिग्रहण होता है तो जो जमीन के मालिक हैं उनके हितों की किस तरह से रक्षा की जाए। ये तमाम चीजें समझाने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं अनिरुद्ध राजपूत। अनिरुद्ध जी, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी की खास पेशकश गोष्ठी में। इसके अलावा हमारे साथ किसानों की तरफ से भी हैं, किसान संघर्ष समिति के कन्वेनर, संयोजक हैं हमारे साथ दुष्यंत नागर। नागर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। इसके अलावा एक और आवाज, सुशील भारती। आपको बता दें कि आज ये राज्यसभा टीवी की तरफ से मैं ये प्रोग्राम एंकर कर रहा हूं, लेकिन रेडियो नोएडा 107.4 में लगातार इस तरह के कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। उन्हीं में से आपका पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत भी है, उसको जो होस्ट करते हैं सुशील भारती भी हैं हमारे साथ। हमने इनको चर्चा में शामिल करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि नोएडा को बहुत अच्छी तरह से ये समझते हैं। जितना भी जमीन अधिग्रहण हुआ, कितने फैसले आए, क्या कुछ इन्होंने सीखा, इनके एक्सपीरियंस से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए हमने इनको भी अपने कार्यक्रम में लेने का फैसला लिया। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यही सवाल मैं पूछूंगा। हमारे साथ अनिरुद्ध राजपूत हैं और किसान संघर्ष समिति के कन्वीनर दुष्यंत नागर। सबसे पहले दुष्यंत नागर से सवाल पूछेंगे। दुष्यंत जी, अगर सबसे पहले मैं बिल के ऊपर ना जाऊं, मोटा मोटा अगर समझना चाहूं, क्योंकि जो श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या कुछ सीखा इस दौरान आपने, जितना लैंड एक्विजिशन हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्वैश हुआ, सीखने को क्या कुछ मिला? मेरा तो ये मानना है, मैंने ये सीखा कि कोई भी लड़ाई है, अगर वो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हमें लड़ना चाहिए, हमारी जीत होगी। ये तमाम जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, जितने भी श्रोता इस वक्त हमको सुन रहे हैं, उनको ये मैसेज आप देना चाहेंगे? उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपके साथ में कोई भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो संविधान सम्मत आपको अधिकार दिए गए हैं, आप उसके लिए लड़िए, कोर्ट की शरण लीजिए, अपने लोगों को इकट्ठा करिए, अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करिए, अपने समाज को इकट्ठा करिए। चलिए, जब भी जमीन का अधिग्रहण हो तो जमीन के जो मालिक हैं उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए, और साथ ही लेकिन देश का विकास भी बहुत जरूरी है, औद्योगिकरण जरूरी है, शहरीकरण जरूरी है, और विकास जिस तरह से नीचे जा रहा है उसके लिए जरूरी है कुछ चीजें, वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अनिरुद्ध राजपूत हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और लॉयर हैं हमारे साथ। अनिरुद्ध जी, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, जिस तरह से अभी बताया दुष्यंत नागर ने, कई केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, कई ऑब्जर्वेशन रही, कुछ फैसले भी रहे जो किसानों के पक्ष में रहे, फिर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई नोएडा में ज़मीन अधिग्रहण को लेकर। ओवरऑल आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लैंड एक्विजिशन को लेकर? एक तो ये जो परसेप्शन है कि ये कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, वो सर्वथा गलत है। कानून में जो प्रावधान है उस अनुसार जो सही अधिग्रहण होगा उसे अपहोल्ड किया जाएगा, जो गलत अधिग्रहण होगा उसे निष्कासित किया जाएगा। राधे श्याम के जजमेंट में, ग्रेटर नोएडा के जजमेंट में जो हुआ है कि जो भी अधिग्रहण गलत तरीके से हुआ है, आपने इमरजेंसी क्लॉज 17, 11, 17, 12 इन्वोक किया कि बहुत अर्जेंसी है इसलिए हम इस ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, पर क्या अर्जेंसी है दिखाया नहीं।
जब आपने कहा हमारा पब्लिक पर्पस ये है कि हम यहाँ प्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना चाहते हैं, औद्योगिक विकास करना चाहते हैं। अगर आप औद्योगिक विकास करना चाहते हैं तो फिर आप रहने के लिए उसका गृह निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों को देखकर जब पब्लिक पर्पस कानून में नहीं बैठता, उस कानून में शायद कुछ खामियां हों। आज देखें तो बिल हमें दिखाता है कि काफ़ी खामियां, क्योंकि कानून भी पुराना है। पर जैसे कानून था उसका संपूर्ण और उचित क्रियान्वयन होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बार बार सुप्रीम कोर्ट करता आया है। और एक जो थोड़ी सी सहूलियत बहुत वक्त तक पहले हुआ करती थी स्वतंत्रता के तुरंत बाद, क्योंकि ये अधिग्रहण का विचार ये था कि जिनके पास अधिक ज़मीन है उनसे ज़मीन ली जाए और जिनके पास नहीं है उनको दी जाए। सोशल इंजीनियरिंग के तहत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये सब हो रहा था। पर आज जब इसका सरकार की ओर से दुरुपयोग हो रहा है, और वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आज अगर आप देखें तो इन्फ्लुएंशियल पीपल, जिनका समाज में थोड़ा अधिक स्तर है, जिन्हें अधिक जो राजकीय दृष्टि से अधिक सशक्त है, ऐसे लोगों की ज़मीनें छोड़ दी जाती है। तो एक मार्ग में अगर सामान्य आदमी की भी ज़मीन आती है और इन्फ्लुएंशियल आदमी की भी ज़मीन आती है, तो इन्फ्लुएंशियल आदमी की ज़मीन क्यों छोड़ी जाए? और जब कोई भी ऐसी चीज़ सरकार करती है, वो स्पष्ट रूप से, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कलरेबल एक्सरसाइज कहा जाता है, कि आपको प्रयोग कोई और करना था पर आप जानबूझ के किसी और कारण से उसका प्रयोग कर रहे हैं, या विद बैड इंटेंशंस, जो आपका वास्तविक कोई उसमें फायदा हो ना हो, पर कोई छुपा भले ही फायदा हो। पर अगर ऐसे कोई छुपे फायदे के लिए सरकार गलत माध्यम का इस्तेमाल करती है, सामान्य व्यक्ति की जमीन लेती है, तो उसे निष्कासित किया जाएगा, गलत कहा जाएगा और उसे स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ सुशील भारती हैं। सुशील जी, आपने कई प्रोग्राम्स किए हैं यहाँ पर खुद, आपको ये ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा कितना पेचीदा नज़र आता है? कई लोग हमको इस वक्त जो सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे ज़मीन अधिग्रहण को लेकर? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब रेडियो नोएडा 107.4 पर हमने ये प्रोग्राम किया था पंचायत प्रोग्राम के अंतर्गत, तो हमने दुष्यंत जी को इसमें इनवाइट किया था प्रोग्राम में। तो जब ये सब्जेक्ट हमने चुना था तो हमें ये लगा कि एक तरफ तो किसान है और एक तरफ आम जनता है, तो मामला जाहिर सी बात है कि पेचीदा है। अब बीच में क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तो हम इन जो मुद्दे जो थे, इस गुत्थी को हम सुलझाना चाहते थे। क्योंकि एज अ प्रोग्रामर, जिस तरह से हम इसको कम्युनिटी रेडियो के तहत हम इस प्रोग्राम को करते हैं, तो हमें ये लगता था कि आम जनता के साथ भी हमारी जो सद्भावना है, क्योंकि उसका पैसा भी कहीं ना कहीं उसमें लगा है, और जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं इसमें चीटेड फील कर रहा है। तो जो आम आदमी है तो वो कितना इसमें चीटेड फील कर रहा है, या किसान जो है उसका दर्द क्या है, तो इस बात को लेकर के हम इसमें एक साफ गोई की तरीके से, आम आदमी का पैसा लगा है, वो चीटेड फील कर रहा है। ये लोग मेरे ख्याल से, हम यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे हैं दुष्यंत जी, लेकिन जो लोग हमको सुन रहे हैं उनके मन में ये सवाल होगा कि डिस्कशन चल रही है किसानों के फेवर में, लेकिन इसमें मैं पक्ष लगाना चाहूंगा, उनका नुकसान हुआ। मैं क्लियर करना चाहूंगा, इसमें ये एक सोचे समझे तरीके से एक षड्यंत्र किया गया। 2007 में नोएडा एक्सटेंशन का मैं उदाहरण देता हूं। 2007 में जब नोएडा एक्सटेंशन में एक्विजिशन शुरू हुआ तो हम लोग कोर्ट गए, हमने हेजिटेशन किया, हम लोग वहां धरने पे बैठे थे, लेकिन बिल्डरों को हमने रोका, आप ये जमीन मत लीजिए, डिस्प्यूटेड है। जो लोग बुक कराने के लिए फ्लैट जाते थे उनको रोक के हमने बोला आप रुक जाइए, फ्लैट बुक मत कराइए, ये सारे कोर्ट हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। लेकिन किसी ने सुना नहीं, किसान की बात को किसी ने समझा नहीं, किसान के दर्द को कोई समझ नहीं पाया। सब ये सोचते थे किसान को क्या होगा, सरकार, अथॉरिटी, पुलिस उठा के एक तरफ फेंक देंगी, आपके यहाँ मकान बन जाएंगे। किसान की ताकत को नहीं समझा, किसान के दर्द को नहीं समझा, तो इसलिए वो ठगे गए हैं। वो स्वयं जिम्मेवार हैं ठगाई के लिए। यहाँ के बिल्डरों ने किस तरीके से एक मृग मरीचिका दिखाई, जो वास्तव में होता नहीं है, वो चीज उन्होंने दिखाई कि हम आपको एनसीआर में इतना सस्ता घर दे रहे हैं। नहीं, ये चीज़ है मेरे ख्याल से, सस्ते घर का सपना अगर किसी का पूरा हो, और जो रेट से तमाम लोगों ने बुकिंग कराई, आप समझाइए मेरे को। जो भ्रम है अनिरुद्ध जी, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग हमको सुन रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि आगे से अगर कोई बुकिंग कराए, कहीं वो कोई घर खरीदता है, तो उन्होंने जिक्र किया कि पहले से पता था ये डिस्प्यूटेड लैंड है, उसके बावजूद वहां पर इन्वेस्ट किया गया। तो किन चीज़ों का ध्यान एक व्यक्ति रखे, आगे चल के इस तरह की समस्या ना पेश आए एक आम व्यक्ति को? कानून में एक प्रिजम्पशन है कि अगर सामान्य मूल्य से कम मूल्य में कोई चीज मिलती है तो आपको थोड़ा साशंक होना चाहिए और बहुत ध्यान देना चाहिए, डाउट करना चाहिए, ये बेसिक प्रिजम्पशन है। दूसरी बात यह है कि प्रिजम्पशन के अलावा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करना जरूरी है।
आपको जब कोई बिल्डर कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, अगर आप उसको कहें कि अच्छा आप दिखाइए आपके 712 एक्सट्रैक्ट्स दिखाइए, आप इसके सच में मालिक हैं, आपने खरीदी है किसी से, तो उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। अगर आपको बिल्डर बोल रहा है कि कल मुझे ये प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन पता है अनिरुद्ध जी, मैं इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी भी कोई चीज होती है। जब बड़े बड़े बिल्डर्स इस तरह के प्रोजेक्ट्स निकालते हैं और वो अब आपको ऑफर करते हैं, बिल्कुल मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूं। कोई भी बड़ा बिल्डर, जितने बिल्डर थे वो सारे कुछ दिन पहले नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी डीलर थे। उन्होंने डिस्प्यूटेड लैंड उनको मिली, सस्ते दामों पे मिली, किसानों का शोषण करके वो जमीन हथियाई गई थी, इसलिए वो लोग बिल्डर बन गए। एक दो को तो मैं कहता नहीं, जो बड़े बिल्डर हैं जिनका बड़ा हिसाब किताब है, बाकी सारे छोटे बिल्डर सब नहीं है, सब कहीं ना कहीं लालच के वशीभूत। चलिए, बिल्डर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो बिल्डर को भी सजा होती है। ऐसे नहीं है कि बस जो खरीद रहा है उसकी जिम्मेदारी है। आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, बिल्डर को जेल में भेज सकते हो, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जेल में अब, तो वो डर तो कायम हमेशा बना रहता है। एक महत्वपूर्ण बात जो इस सेगमेंट में समझ में आई है वो अनिरुद्ध राजपूत ने जिस तरह से कहा कि अगर कहीं सस्ता, कुछ ज्यादा ही सस्ता कुछ चीज अगर मिलती है तो आपको डाउट जरूर होना चाहिए, क्योंकि सस्ते के चक्कर में आप कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो जिस तरह से दुष्यंत नागर ने बताया कि पहले से पता था डिस्प्यूटेड लैंड है। लेकिन सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन की बात नहीं, पूरे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में और नोएडा के बाहर भी जो भी लैंड एक्विजिशन होता है उसमें एक सबसे बड़ी चीज जिसका ध्यान रखने की जरूरत है, जो जमीन के मालिक हैं उनके हितों की रक्षा किस तरह से की जाए, लेकिन साथ ही देश का विकास भी जरूरी है, औद्योगिकरण भी जरूरी है, उसके बीच में किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए, ये बहुत जरूरी है। इस पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप जुड़े हैं हमारी खास पेशकश के साथ, राज्यसभा टीवी की खास पेशकश गोष्ठी, जहां हम देश में फैले तमाम कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के साथ मिलकर आपसे जुड़े मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर उठाते हैं, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनकी राष्ट्रीय महत्ता होती है। और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं रेडियो नोएडा 107.4 में, और आज का हमारा मुद्दा है ज़मीन अधिग्रहण को लेकर। जो ज़मीन का अधिग्रहण होता है उसमें आपके हितों की किस तरह से रक्षा की जानी चाहिए, किस तरह का मुआवजा, आपको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास का किस तरह का प्रावधान होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे स्टूडियो में कि कई लोग जिन्होंने फ्लैट बुक कराया नोएडा में, अलग अलग जगह पर, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, अलग अलग जगह पर, वो कई लोग हैं जो पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि हमने पैसा दे दिया बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के नाम पर, लेकिन अब लोन डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग इस वक्त, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि उनका क्या दर्द है, कितना पैसा उन्होंने दिया और अब वो किस तरह से ठगा हुआ महसूस करते हैं, उनके जीवन पर किस तरह का असर। आइए एक बार सुन लेते हैं। हेलो अमन जी, जो आपने हमसे प्रश्न पूछा है उसका मैं जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा। सर, आम आदमी होता क्या है? सब आम आदमी वो होता है जो अपने जीवन का सारा पैसा इकट्ठा करके एक सपनों का घर देखना चाहता है, और यहाँ पे सरकार ने हमारे साथ बहुत भद्दा मजाक किया है। सरकार अगर ये लैंड डिस्प्यूटेड थी सर, तो सरकार और किसानों के बीच का जो झगड़ा था, तो इसमें आम आदमी पिस रहा है सर। मैं 3-4 साल से सर परेशान हूँ, मेरा सारा 3-4 साल से सर परेशान हूँ, और मेरे को घर तो दूर, घर का सपना भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच का झगड़ा है। जी, तो सुना आपने, ये आप ही में से कुछ लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, लेकिन कुछ डाउटफुल केस रहा होगा और कहीं ना कहीं क्वेरीज रही होंगी, उसकी वजह से क्वैश हुआ, लोन डिस्पर्स नहीं हो रहा। दुष्यंत जी, सुना आपने लोगों का दर्द। जी, निश्चित रूप से लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, लेकिन इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार अगर हैं बिल्डर हैं, नोएडा अथॉरिटी है। अथॉरिटी ने गलत तरीके से अधिग्रहण किया और बिल्डरों को ये मालूम होते हुए ये डिस्प्यूटेड लैंड है, उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को, अथॉरिटी को बायर्स के हितों का ध्यान रखना चाहिए और इनके ऊपर कोई भी नुकसान इनका नहीं होना चाहिए। जो भी सजा मिलनी है वो अथॉरिटी को मिलनी चाहिए और बिल्डर। अकाउंटेबल कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? हु शुड बी अकाउंटेबल? अथॉरिटी एंड बिल्डर बोथ। और अगर इसकी कीमत बढ़ती है,
अगर अथॉरिटी बिल्डर ज्यादा पैसा देते हैं उत्तर किसानों प्रदेश को, तो क्या सरकार वो को- बायर पर ट्रांसफर करना जी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो नहीं करना चाहिए। जुर्माना वो जो है अति भार जो है आर्थिक रूप से वो अथॉरिटी के ऊपर पड़ना चाहिए। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे सुशील जी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे अभी बातचीत थोड़ी देर पहले चल रही थी कि जो आम आदमी है उसने अपना फ्लैट बुक कराया है। देखिए, दिल्ली जो शहर जो नोएडा से सटा हुआ है उसका जो प्रेशर है, तो पॉपुलेशन का जो प्रेशर है, जो नोएडा शहर का जो प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं उनको घर तो लेना ही है। तो अब उसके अंदर एक बिल्डर अपनी क्रेडिबिलिटी बताता है कि भाई उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं, तो एक चांस लेने वाली बात है। क्योंकि अब कई बार इस तरह के भी ऐड दिए जाते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आप जो आम ये कहा जाता है कि इस डेट तक करा लीजिए तो इतने में मिलेगा, वरना नहीं। आम जनता जो है उसके घर का जो सपना है, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा सपना है। और वो जो सपना है उस चक्कर में वो बेचारा जो है वहाँ पे फंसा है। क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि भाई सस्ता जो उसको मिल रहा है वो सोच नहीं पाया उस तरीके से। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ दुष्यंत जी की बात से कि इसमें नोएडा अथॉरिटी हो या फिर जाए बिल्डर हो, उनको पूरी तरीके से। चलिए, अब इस चर्चा का दायरा थोड़ा सा और बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब हम आप लोगों को समझाएंगे कि जमीन अधिग्रहण का जो बिल है उसमें क्या कुछ चीजें, क्या कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं, और उसमें R&R का भी जिक्र है, रिहेबिलिटेशन का भी जिक्र है, पुनर्वास का भी जिक्र है। उन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया गया और जयराम रमेश ने खुद कहा कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ज़मीन अधिग्रहण और रिहेबिलिटेशन। ये हमको समझाने के लिए अनिरुद्ध राजपूत हैं। जो नया बिल है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण होगा इन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए? एक तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, क्योंकि पहले वाले लैंड एक्विजिशन एक्ट में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का कोई प्रावधान नहीं था। और होता ये था कि सरकार कभी सोचती नहीं थी कि किसकी लेनी है, ज़मीन लेनी है, किस माध्यम से लेनी है, उस पर क्या निर्बंध होने चाहिए। जैसे मन आया वैसे सरकार स्कीम बनाती थी, वो प्रॉपर्टी लेती थी, एक्वायर करती थी। अब सरकार को कोई भी प्रॉपर्टी लेने से सबसे पहले उसका एनवायरमेंट, जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है एनवायरमेंटल लॉ में, वैसे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होगा ये देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने समझाई कि अब कोई भी ज़मीन का अधिग्रहण अगर होता है तो उसका समाज पर किस तरह का असर होगा वो ध्यान में रखना होगा, नंबर एक। इसके अलावा ये समाज का जो परिणाम है ये भी, इसके भी कई स्तर है। एक तो जिसकी जमीन ली जा रही है उस पर परिणाम, जिसके फायदे के लिए लिए जा रही है उन लोगों पर परिणाम, और इन सारी चीज़ों का जो चिंतन होगा, उस पर जो चर्चा होगी, एक्सपर्ट कमेटी होगी, ये सारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होंगे। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं कि सरकार की किसी बाबू कमेटी ने बैठकर कोई रिपोर्ट बना दिया। तो ये तो मतलब सरकार को तो बनाना ही पड़ेगा। उसके अलावा जिस तरह भी सरकार हो, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, स्टेट लेवल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसे ये बनाकर उसके बाद बाहर से एक्सपर्ट्स का उस पर व्यू लेना पड़ेगा। जी, दुष्यंत जी, ये जो बिल है नया, वो अगर हम अपने श्रोताओं को समझाएं, कई बातें हैं इसमें कहा गया है कि 80% जो है, जो अब ग्राम सभा के जो मेंबर्स होंगे उनकी स्वीकृति जरूरी होगी। जी जी। ग्राम सभा की स्वीकृति अगर ले ली जाती है 80%, तो क्या जमीन अधिग्रहण होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना क्या चाहिए। है, ग्राम सभा बहुत बड़ी है। ग्राम का प्रत्येक वोटर ग्राम सभा का मेंबर है। मान लीजिए एक गांव की आबादी है 4000 और उस गांव में जो भूमि के स्वामी हैं वो हैं 500। तो वहां का तो एक्विजिशन हो गया। जो लोग 3500 लैंडलेस हैं वो ऐसे ही साइन कर देंगे जी। वो तो उनके पास ये नेक्सस है ही। वो बिल्डर जाएगा, उनको कहेगा आप 1 लाख 2 लाख ये लीजिए और मेरे एफिडेविट पे साइन अंगूठा लगा दीजिए, वो तो लगा देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि 80% ग्राम सभा नहीं, भूस्वामी जिनकी जमीन है, अगर वो राजी हो तो इसका अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अरे इसके अलावा कई और भी चीजें हैं। इसमें 1 साल तक 3000 रुपये मिलेगा और 20 सालों तक 2000 रुपये पेंशन भी मिलेगी जिस किसान भाई से हम जमीन लेंगे। भाई साहब इसका अनुमान लगा सकते हैं, आज अर्बन एरिया में 3000 रुपये में क्या कुछ हो सकता है? ये तो ऊँट के मुंह में जीरा की तरह है। हमने इसके भी सुझाव दिया है कि 10,000 रुपये 1 वर्ष तक और उसके बाद 20 वर्ष तक 8,000 रुपये प्रति माह। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो इस बिल के अंदर है कि बाजार मूल्य से कई गुना कीमत ज़्यादा होगी। ग्रामीण इलाकों में 6 गुना, शहरी इलाकों में 2 गुना। ये जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है उन्होंने सुझाव भेजा था कि अर्बन एरिया में 4 गुना सर्कल रेट का और रूरल एरिया में 6 गुना। हाँ। लेकिन केंद्र सरकार की जो मंत्री परिषद है उसने इसको काट पीट के कर दिया शहरी एरिया में 2 गुना और ग्रामीण एरिया में 4 गुना।
हमने इस पे भी अपना सुझाव रखा है कि ये यथावत रहना चाहिए जैसे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने दिया है। चलिए, कई महत्वपूर्ण बातें हैं। नया जो लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन बिल है, एक तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का जिक्र अब हमने समझा, इसके अलावा 80% ग्राम सभा का जिक्र है, लेकिन कई लोग चाहते हैं, किसान भाई चाहते हैं, किसान संघर्ष समिति चाहती है कि इसमें भूस्वामियों का जिक्र हो, यानी कि जिनकी ज़मीन है वो अगर 80% अग्री कर जाएं तो आप ज़मीन अधिग्रहण कर ले। और इसके अलावा 4 गुना और 6 गुना का भी जिक्र है कि जो मार्केट वैल्यू होगी उसका रूरल एरियाज़ में 6 टाइम्स और अर्बन एरियाज़ में 2 टाइम्स हैं, वो आप चाहते हैं 4 टाइम्स उसमें होना चाहिए। तो और भी कई चीज़ें हैं, क्योंकि अर्जेंसी क्लॉज लगा दिया जाता है, पब्लिक पर्पस के नाम पर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है। तो आने वाले समय में अगर किसी भी तरह का कोई ज़मीन अधिग्रहण होगा तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ये आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो नोएडा 107.4 के साथ हम अपना कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, राज्यसभा टीवी का ये खास कार्यक्रम गोष्ठी, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। चर्चा का विषय है ज़मीन अधिग्रहण, जो लैंड एक्विजिशन हुआ नोएडा में और उसकी नेशनल रेलेवेंस क्या है, क्योंकि अब हम चर्चा कर रहे हैं लैंड एक्विजिशन बिल की। रिहैबिलिटेशन को भी इसमें जोड़ा गया इस बार, तो इससे आपकी ज़िंदगी पर किस तरह का असर पड़ेगा और कई चीज़ें जो आपको भी समझनी चाहिए लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर, वो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हमने सोशल इम्पैक्ट की बात करी, हमने 80% ग्राम सभा का जिक्र है, लेकिन किसान भाई चाहते हैं कि इसमें 80% ज़मीन के मालिकों की स्वीकृति होनी चाहिए। इसके अलावा बाज़ार जो मूल्य होगा उसका कितना गुना मिलना चाहिए किसान भाइयों को अर्बन और रूरल एरियाज़ में, इसका हमने जिक्र किया। इसके अलावा आप सभी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रहा, कई जगह इस चीज़ का जिक्र हुआ कि अर्जेंसी क्लॉज लगाकर ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है। उसके क्या मायने हैं और अर्जेंसी क्लॉज को कितना डिफाइन करने की ज़रूरत है, ये बिल में डिफाइन है, और उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, ये हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अनिरुद्ध राजपूत से। बताएं अनिरुद्ध जी। पुराना जो कानून है जो अभी भी है 17(2) में बताता है कि अर्जेंसी क्लॉज कब लाया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो, इमरजेंसी रेलवे के लिए ट्रैक के लिए चाहिए हो, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। ऐसे नहीं कि जब सरकार को लगे कि ये इमरजेंसी है सरकार डिक्लेयर कर दे और फिर वो इमरजेंसी बन गई। तो पुराने एक्ट में ये सबसे पहले से दिया रखा है। नए एक्ट में इसको और सशक्त किया गया है, क्योंकि ये प्रावधान तो है ही, इसके अलावा पब्लिक पर्पस क्या है ये इस नए एक्ट में डिफाइन किया गया है। पुराने एक्ट में डिफाइन न करने के कारण सरकार को फ्रीडम था, सरकार तय करती थी क्या पब्लिक पर्पस है और क्या पब्लिक पर्पस नहीं है। और एक बार सरकार ने तय कर दिया तो न्यायालय के भी जो अधिकार थे उसको चेक करने के वो कम थे, वो अब बढ़ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक पर्पस क्या है ये बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया गया है। पहले ये भी होता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार किसी एक पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर करती है और बाद में अलग पब्लिक पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करती है तो उसकी अनुमति थी, अब उसकी अनुमति नहीं रहेगी। माइन्यूटली डिफाइन किया गया पब्लिक पर्पस को भी। हाँ। सार्वजनिक हित के लिए अगर जमीन का अधिग्रहण होता है तो वो कौन सा हित है, क्या लोगों का हित उससे जुड़ा है, इसको भी डिफाइन इसमें किया गया है। सुशील जी बताइए, लैंड यूज बदल दिया जाता है, यानी कि जमीन का अधिग्रहण होता है औद्योगिक विकास के नाम पर कि इंडस्ट्री सेटअप होगी, देश का विकास होगा, लेकिन लैंड यूज बदल दिया जाता है। नए बिल में इसकी भी मनाही है कि लैंड यूज इस तरह से नहीं बदला जाएगा। जी, जाहिर सी बात है, जब हम राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो ये एक सोची समझी जो साजिश है उसके तहत ये जो कार्य जो है वो किया जाता है। उनको पहले ही पता होता है कि ये जो लैंड हम ले लेंगे उसके बाद इसका बाद में जो है हम CLU वगैरह जो चेंज करके उसके बाद उस पर्पस से हम ले लेंगे, उसको हम एक्वायर कर लेंगे और हम अपना इस्तेमाल में इसको कर लेंगे इसको। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो किसान की जो बार बार बातचीत हो रही है, तो उसकी भी थोड़ी संरचना को समझना आवश्यक है, क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसका जो उसका विकास जिस तरीके से होना है। तो अगर आप ये करते रहेंगे उस तरीके से तो फिर देश विकास कहाँ रहा? देश विकास तो है ही नहीं। फिर तो ये है कि आप अपना सोची साजी तहत के आप अपने अधिकारी को मिलाइए और साथ में चलिए, और उसके बाद किसान जो है वो बेचारा वहीं का वहीं है।
तो ये तो गड़बड़ है। तो औद्योगिक विकास के नाम पर अगर जमीन ले ली जाती है और बाद में लैंड यूज बदल दिया जाता है, रेजिडेंशियल प्लॉट बना दिए जाते हैं और ऊंची ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है, दुष्यंत जी लैंड यूज को लेकर क्या बताएंगे? जी, लैंड यूज के लिए सख्त मनाही होनी चाहिए और अगर किसी परिस्थितियों में लैंड यूज चेंज करना है सरकार को तो पहले अधिग्रहण रद्द होना चाहिए, मतलब वो जमीन वापस आ जाए किसान को देनी चाहिए। अनिरुद्ध जी लैंड यूज को लेकर? लैंड यूज में बिल तो स्पष्ट रूप से कुछ कहता नहीं है, पर इसका स्वाभाविक परिणाम यही रहेगा कि जब पब्लिक पर्पस डिफाइन किया गया है तो आपको सरकार को पहले बताना है कौन सा पब्लिक पर्पस। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी अब तक सरकार के पास थी वो अब नहीं रहेगी। चलिए, एक और महत्वपूर्ण चीज है इस बिल में, इस बार लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन बिल है ये, और यानी कि जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास को एक साथ जोड़कर देखा जाए, ये जयराम रमेश ने भी कहा। तो इससे कितना फायदा होगा अनिरुद्ध जी कि अब जमीन अधिग्रहण अगर होता है और पुनर्वास को उसके साथ जोड़ा ही जाए, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इससे किस तरह से फर्क आप देखते हैं? एक तो अभी जो कानून है उसमें कोई पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है, तो एक बार आपकी जमीन ले ली और आपको कॉम्पेंसेशन दे दिया, आपसे नाता खत्म। लेकिन नया बिल ये बोलता है कि जब आप किसी की जमीन अधिग्रहित करते हो, आप एक कॉम्पेंसेशन का अवार्ड बनाओगे जिसमें आपको कितने पैसे मिलने हैं वो लिखोगे। आपको दूसरा एक अवार्ड बनाना है, इस दूसरे अवार्ड में रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का आपने क्या प्रावधान किया है, ये सारी चीजें उसमें देनी पड़ेंगी। सविस्तर से आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा कि आप इनको अब कहाँ किसी और जगह दे रहे हो, एक जगह लेकर तो वो किस जगह दे रहे हो, या फिर अगर कोई लैंडलेस पर्सन है उसको आप लैंड देना चाहते हो तो उसको आप किस तरह की लैंड दोगे, कहाँ लैंड दोगे, ये सारी चीजें अब रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट में आ जाएंगी। जो पुनर्वास की जो बातचीत हो रही है, ये मामला इतना आसान नहीं है, बड़ा ही पेचीदा मामला है। कई बार देखा ये गया है कि जब रीसेटलमेंट कॉलोनीज बनाई जाती हैं या उनके लिए जो भी प्रावधान रखे जाते हैं, उसमें ये होता है कि जो किसान है जो भी है उसकी चाहे जो भी जमीन हो उसके साथ उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी दूसरी जगह पे उसको ले लेते हैं। तो कई बार पास्ट में देखने में ये आया है कि जब भी पुनर्वास इस तरह का कार्यक्रम चला है तो लोगों ने शुरुआत तो कर दी लेकिन बीच में भाग गए हैं वो। तो उसमें जो क्लैशेस हैं उसके लिए भी इन लोगों को तैयार रहना होगा। अदरवाइज जो उनकी हेल्थ की समस्याएं होंगी, जो उनकी एजुकेशन की समस्या होगी, जो उनका लैंड के साथ इमोशंस होगा, तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, उसको डील भी करना होगा, उसको पूरी तरीके से रिसर्च भी करना होगा, तब जाकर के, और उस समाज को समझना भी होगा जिसके लिए आप रिसेटलमेंट ये पुनर्वास की बात कर रहे हैं। चलिए, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, लोगों की भावनाओं को समझना होगा, लोगों का जुड़ाव होता है, किसानों का जुड़ाव होता है ज़मीन के साथ, उस चीज़ को भी शायद समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील भारती जी। इसके अलावा अनिरुद्ध राजपूत, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही किसान संघर्ष समिति के संयोजक कन्वेनर दुष्यंत नागर जी, आपने भी समय निकाला, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमारे श्रोताओं को दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्यसभा टीवी की खास पेशकश गोष्ठी के साथ आप सभी जुड़े हुए थे रेडियो नोएडा 107.4 के साथ, और आज हमने आप लोगों को और ख़ुद ये समझने की कोशिश की कि ज़मीन अधिग्रहण के लिए किसानों के हितों की रक्षा करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है देश में आधारभूत सुविधाओं का तेज़ी से विकास करना, साथ ही उत्पादन के आधार पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाना। इसके लिए शहरीकरण बहुत ज़रूरी है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो पूरी डिस्कशन के दौरान समझ में आई है वो ये है कि जहाँ देश का विकास ज़रूरी है, वहीं किसानों के हितों की सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। इनके बीच में हम किस तरह से सामंजस्य बिठाते हैं, ये शायद बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का, बहुत बहुत शुक्रिया।